अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं नोज़ का चैप्टर नंबर 27 दैट इज़ एक्यूट एंड क्रोनिक राइनाइटिस। ठीक है, पहले हम राइनाइटिस कवर करेंगे, उसके बाद बाकी चैप्टर्स। राइनाइटिस आपके पास चैप्टर नंबर 27 है, एक्यूट एंड क्रोनिक राइनाइटिस। फिर चैप्टर 30 में एलर्जिक है और नॉन एलर्जिक चैप्टर 31। तो पहले हम राइनाइटिस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और उसके बाद बाकी पे आएंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक्यूट एंड क्रोनिक राइनाइटिस। व्हाट इज़ राइनाइटिस? राइनाइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ नेज़ल म्यूकोसा। ठीक है, अब हम वो देखेंगे कि आपके पास राइनाइटिस की क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। राइनाइटिस एक्यूट होगा तो क्या फीचर्स होंगे, क्रोनिक होगा तो क्या होगा, कितना लास्ट करेगा, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट के स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले हम एक्यूट राइनाइटिस करेंगे, फिर हम करेंगे क्रोनिक राइनाइटिस। सो वी विल स्टार्ट विद एक्यूट राइनाइटिस। एक्यूट राइनाइटिस की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इसमें आपके पास आ जाता है वायरल राइनाइटिस, बैक्टीरियल राइनाइटिस एंड इरिटेटिव राइनाइटिस। ठीक है, वी हैव वायरल राइनाइटिस, बैक्टीरियल राइनाइटिस, इसके अलावा इरिटेटिव राइनाइटिस। सबसे पहले हम वायरल राइनाइटिस की बात करते हैं। तो वायरल राइनाइटिस को इन्होंने मज़ीद 3 डिवाइड किए हैं, ठीक है, बेस्ड अपॉन इट्स कॉज। तो इसमें आपके पास आ जाता है कॉमन कोल्ड, जिसे हम कोराइज़ा कहते हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंजल राइनाइटिस एंड राइनाइटिस एसोसिएटेड विद एक्जेंथीमास। ठीक है, तो ये वाला है। अब हम एक एक राइनाइटिस को डिस्कस करते हैं। बैक्टीरियल को भी यहाँ पे क्लासीफाई कर लेते हैं। इसमें आ जाता है आपके पास नॉन स्पेसिफिक, इसको मैं अलग लिख देती हूँ। बैक्टीरियल की अगर हम बात करें तो इसमें है जी नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर है जिसे हम डिप्थेरिया कहते हैं। सो डिप्थेरियल राइनाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक को फर्दर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है प्राइमरी, ये इसका मतलब है प्राइमरी बैक्टीरियल राइनाइटिस है एंड सेकेंडरी बैक्टीरियल राइनाइटिस। ठीक है, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं आपके वायरल राइनाइटिस से। ठीक है, वायरल राइनाइटिस की हमने जो जो टाइप्स पढ़नी है उसके अंदर हम उसकी कॉज देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या उसके सिम्टम्स और साइंस होंगे, और फिर हम उसके ट्रीटमेंट के स्टेप्स पे आ जाएंगे और साथ हम थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉमन कोल्ड वाले की बात करते हैं, जो कोराइज़ा जिसको कह रहे हैं। इट इज़ कॉज बाय अ वायरस। ठीक है, ऑफ कोर्स हम वायरल राइनाइटिस ही पढ़ रहे हैं। तो ये ट्रांसमिट कैसे होता है? कोई भी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से कफिंग या स्नीजिंग के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है। अब इसमें डिफरेंट वायरस हैं, एडिनो वायरस, पिकोना वायरस, ठीक है, जो आपके रिस्पायरेटरी वायरसेस की कैटेगरी में आते हैं। कोकैक्सी वायरस, ये सारे जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी इसका इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह बताया हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इलनेस इसकी जो है वो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। क्लिनिकल फ़ीचर्स ये होते हैं, क्लिनिकल फ़ीचर्स में आपके पास आ जाता है बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, बैक ऑफ द नोज़ पे आपको इस तरह जलन फील होती है। इसके अलावा आपको लगता है कि आपकी नोज़ बिल्कुल स्टिफ़ हो गई है। ठीक है, इसके अलावा छींकें आती हैं, स्नीजिंग है, और आपको सर्दी भी लगेगी और लो ग्रेड फीवर होगा। ठीक है, इनिशियली जो आपके पास जो नेज़ल डिस्चार्ज है वो वाटरी होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो वाटरी से म्यूकोपुरुलेंट हो जाते हैं, यानी उसमें म्यूकस और पस दोनों शामिल हो जाती हैं जैसे जैसे बैक्टीरिया आगे पेनिट्रेट करता जाता है। इसके अलावा ये है कि आपके पास इन वायरसेस के बाद जो इन्वेशन होती है बैक्टीरिया की, ठीक है, मतलब हम कॉमन कोल्ड की ये बात करें कि वायरस इनिशियली आपके पास ये सिम्टम्स करेगा कि आपको स्निफिंग होगी, स्नीजिंग होगी, ये सब कुछ, लेकिन उसके बाद जब बैक्टीरिया पेनिट्रेट करेगा तो वो मज़ीद सीवियर सिम्टम्स कॉज करेगा। तो उसमें आपके पास बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है, स्टेफिलोकोकस, हीमोफाइलस, हम अलग से बैक्टीरियल राइनाइटिस में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, कॉमन कोल्ड के ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपके पास है बेड रेस्ट। ठीक है, वो ज़ाहिर ज़रूरी है ताकि इलनेस को कम किया जा सके। दूसरी चीज़ है कि आपने फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा इनकरेज करने हैं। ठीक है, इसके अलावा एंटीहिस्टामीन्स दे सकते हैं, नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स नोज़ को ओपन करने के लिए दे सकते हैं। तीसरी चीज़ है एनाल्जेसिक्स। ठीक है, यानी कि पेन को रिलीव करने के लिए, या फिर अगर उससे एसोसिएटेड हेडेक है, फीवर है या मसल पेन है तो उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन एस्पिरिन एनाल्जेसिक्स हैं वो भी यूज़ की जा सकती हैं, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं। ठीक है, फिर चौथा आपके पास है एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जब आपके पास सेकेंडरी इन्फेक्शन भी शुरू हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आफ्टर वायरल इन्फेक्शन। इसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो डिज़ीज़ खुद ही ख़त्म हो जाती है 2 से 3 हफ्ते। मैंने आपको बताया कि ये
रहती है और फिर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि राइनाइटिस के साथ एसोसिएटेड साइनोसाइटिस हो सकता है, या फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस के नाम से आपको पता चल रहा है कि जो नाम के साथ आइटिस लगा मतलब उसी की इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन कोल्ड वाली कैटेगरी। आगे आ जाते हैं इन्फ्लुएंजल राइनाइटिस। अब इन्फ्लुएंजल राइनाइटिस में कौन कौन से इन्फ्लुएंजा वायरस हैं जो कि कर सकते हैं आपके पास राइनाइटिस, वो है टाइप ए, बी और सी। ठीक है, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी इसी तरह होंगे कि पहले इन्फ्लुएंजा की वजह से इन्फेक्शन स्टार्ट होगा जिसमें माइनर सिम्टम्स आएंगे, और उसके बाद जब बैक्टीरिया इन्वेड करेगा तो आपके पास मज़ीद सीवियर सिम्टम्स होते जाएंगे। उसके बाद है एक्जेंथीमास वाली जो कैटेगरी है, वो किस तरह से होती है, आपके पास अगर एक पेशेंट को या तो मीज़ल्स हुआ हुआ एक बंदे को, या फिर आपके पास रूबेला है, या फिर चिकन पॉक्स, ये 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ये आपके पास अगर एसोसिएटेड होंगी राइनाइटिस के साथ तो हम उसको कहेंगे कि राइनाइटिस विद एक्जेंथीमास। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, एक्जेंथीमास बनते हैं 2 से 3 दिन में बन जाते हैं। ठीक है, इसमें भी सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो गए और कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा सवियर होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। उसके बाद आ जाते हैं बैक्टीरियल राइनाइटिस के ऊपर। बैक्टीरियल राइनाइटिस आपके पास है नॉन स्पेसिफिक एंड डिप्थेरियल वाली टाइप। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक में हमने ये कहा कि इसको हमने मज़ीद डिवाइड किया था प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर। अब जो प्राइमरी वाली है ना वो ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, और वो होती क्यों है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है नीमोकोकस की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, या स्टैफ की वजह से। ठीक है, अगर आपने माइक्रो पे अच्छी पढ़ी है तो आपको पता है ये सारे रिस्पायरेटरी आपके पास पैथोजेंस हैं, तो इनकी वजह से हो सकते हैं। और इसमें एक ग्रेश मेम्ब्रेन होती है जो कि नोज़ में बन जाती है, और उसको जब रिमूव करते हैं तो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो एक तो बस ये बात याद रखनी है कि बच्चों के अंदर कॉमन है, और एक और बात कि इट्स कैरेक्टराइज विद फॉर्मेशन ऑफ ग्रेश मेम्ब्रेन। ठीक है, विच रप्चर्स ऑन ब्लीडिंग, विच ब्लीड्स ऑन रप्चर। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी बैक्टीरियल राइनाइटिस। तो ये कब होता है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है सुपरवीनिंग एक्यूट वायरल राइनाइटिस। ठीक है, आपके पास एक वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल राइनाइटिस, उसके बाद जो बैक्टीरियल हो रहा है वो आपके पास सेकेंडरी में आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है वो प्राइमरी में आएगा। फिर आ जाते हैं डिप्थेरिक राइनाइटिस पे। ठीक है, तो इसमें वही डिप्थेरिया वाले जो सिम्टम्स होते हैं, सोर थ्रोट, फीवर वगैरह, और ग्रेश मेम्ब्रेन आपको नज़र आती है, लेकिन वो कहाँ पे नज़र आती है, जो फ्लोर ऑफ नोज़ है, इन्फीरियर टर्बिनेट वाला लेवल। आपको पता है कि मेटिसेस होते हैं नोज़ के अंदर, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, और उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग टर्बिनेट्स भी होते हैं जो प्रोमिनेंसेस होती हैं। इन्फीरियर टर्बिनेट के लेवल पे आपको ग्रेश मेम्ब्रेन नज़र आएगी। ठीक है, और इसके रिमूवल से भी ब्लीडिंग होती है, और अपर लिप को भी इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ट्रीटमेंट में वही पेनिसिलिन्स वगैरह होते हैं, या फिर डिप्थेरिया का एंटीटॉक्सिन दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इरिटेटिव वाली कैटेगरी पे। इरिटेटिव राइनाइटिस, ये वाला जो राइनाइटिस है ये कैसे होता है कि अगर आप एक्सपोज हो गए हैं डस्ट से, स्मोक से, या फिर कुछ इरिटेटिंग गैसेस जैसे कि अमोनिया है, फॉर्मेलिन है, या फिर फ्यूम्स हैं। ठीक है, या फिर कोई ट्रॉमा हो सकता है, या फॉरेन बॉडी रिमूवल ड्यूरिंग सर्जरी, उस दौरान कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इन सब के रिज़ल्ट में आपके पास इरिटेटिव राइनाइटिस होगा। ठीक है, और इसके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं जैसे ही एजेंट को हटाया जाता है, इसके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं, या फिर कुछ दिन के लिए रह भी सकते हैं। अगर आपके एपिथेलियम थोड़ी बहुत डैमेज हो गई है तो कुछ दिन सिम्टम्स रहेंगे और फिर वो फेड अवे हो जाएंगे। और रिकवरी डिपेंड करती है कि कितनी एपिथेलियल डैमेज हुई है या फिर कितना इन्फेक्शन फैल चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ़ डेज़ लगेंगे रिकवर होने में। ठीक, ये हो गया एक्यूट राइनाइटिस। अब हम चलते हैं क्रोनिक राइनाइटिस के ऊपर, वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू।